नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर कहा है कि हिंदुस्तान में इस मामले पर भविष्यवाणी करना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया में कोई नहीं सोचता था कि नरसिम्हा राव पीएम बनेंगे। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे कि वो कभी नहीं बनेंगे, पर बना दिया। तो हिंदुस्तान में इस मामले में भविष्यवाणी करना खतरनाक है। उन्होंने मोदी पर बोलते हुए कहा कि मोदी अर्थव्यवस्था में फेल हो चुके हैं तो उनको खड़ा नहीं होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने मोदी पर बोलते हुए कहा कि मोदी अर्थव्यवस्था में फेल हो गए हैं तो उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था फेल, चीन पर फेल, प्रदेशों में जो हो रहा है उसमें फेल। उन्होंने कहा कि हमारी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जिम्मेदार हैं। कोरोना में देश की जीडीपी 16% गिरी और अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। मोदी हर मामले में जीरो हैं। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी बहुत मनमानी कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को आगे लाने के लिए काम करना चाहिए, चीन को पीछे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर बोलने को तैयार नहीं है। उन्हें विदेश यात्रा के बजाय मणिपुर का दौरा करना चाहिए। चीन पर बोलते हुए स्वामी ने कहा कि चीन और जगह पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा, अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेगा। चीन को तो मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ, मैं चीन की भाषा जानता हूँ, उनके बारे में अनेक पुस्तकें लिखी हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ा है, अभी चीन पर है। स्वामी ने कहा कि चीन ने तो दिमाग बना लिया है कि अमेरिका और चीन दो ही देश होने चाहिए, बाकी और नहीं। मोदी के अमेरिका दौरे पर स्वामी ने कहा कि मोदी अमेरिका गए और एक शब्द नहीं बोला, ना उन्होंने ना बाइडेन ने। मणिपुर में हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, ये केंद्र और राज्य सरकार का जिम्मा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने यह रिपोर्ट कुकी समुदाय के वकील को दी है और उनसे मंगलवार तक हिंसा को रोकने के लिए सकारात्मक सुझाव देने को कहा है। मणिपुर हिंसा मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कुकी समुदाय के वकील कॉलिन गुंजाल्विस ने दूसरे समुदाय पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट का इस्तेमाल तनाव भड़काने के लिए नहीं किया जा सकता। हम राज्य की कानून और व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करना और केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि हम अधिकारियों को मणिपुर में हालात बेहतर बनाने के जरूरी निर्देश दे सकते हैं। इस मुद्दे पर मणिपुर के विभिन्न समुदायों के लोग हमें सकारात्मक सुझाव दें। स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद सीनियर वकील कॉलिन गुंजाल्विस ने कहा कि मणिपुर में हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। मई के बीच में राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 10 था, जो अब 110 तक पहुंच गया है, इसलिए मुझे स्टेटस रिपोर्ट पर शक है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप स्टेटस रिपोर्ट देखकर उस पर ठोस सुझाव दें। हम ये सुझाव सॉलिसिटर जनरल को देंगे। आप रिपोर्ट पर कल हमें सुझाव दीजिएगा। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि सुनवाई को राज्य में हिंसा बढ़ाने के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हम कानून और व्यवस्था नहीं संभालते हैं, ये हमारा काम नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को अन्न भाग्य योजना के लिए चावल देने से मना करने के बाद झटका लगा है। दरअसल केंद्र ने कर्नाटक सरकार की योजना के लिए चावल देने से मना कर दिया था और भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को बाजार में अनाज की ई नीलामी करने के लिए कहा था। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह एफसीआई को ई ऑक्शन के तहत 3.86 लाख मीट्रिक टन चावल की पेशकश की गई थी, मगर उसे बहुत अधिक खरीदार नहीं मिले हैं। एफसीआई को ई ऑक्शन के तहत केवल 170 मीट्रिक टन चावल के लिए ही बोलियां प्राप्त हुई हैं। यानी एफसीआई को ई ऑक्शन में बोलीदाताओं को ढूंढने में संघर्ष करना पड़ रहा है। 5 जुलाई को ई ऑक्शन में एफसीआई ने 19 राज्यों और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्षेत्र में 3.86 लाख मीट्रिक टन चावल बेचने की पेशकश की थी। हालांकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एफसीआई को 3 राज्यों से ही बोलियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं। लेकिन एफसीआई को ई ऑक्शन में शेष 16 राज्यों से कोई खरीदार नहीं मिला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कर्नाटक को केंद्र के द्वारा चावल के लिए मना करने के बाद ई ऑक्शन में नहीं मिले खरीदारों के बाद केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि किसी के हक को मारने वाले का भला नहीं होता। ये एक अकाट्य और स्थापित सत्य है और इसका जीता जागता उदाहरण कर्नाटक से आया है। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अन्न भाग्य योजना की गारंटी दी थी। इस योजना के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त चावल उपलब्ध कराने का संकल्प था। सरकार बनाने के बाद जब उसको लागू करने का वक्त आया तो केंद्र की मोदी सरकार ने इसमें ज़बरदस्त अवरोध उत्पन्न किए और जन विरोधी मोदी सरकार ने एफसीआई को ये निर्देश दिया कि वो कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को चावल ना बेचे।
साथ ही एफसीआई को निर्देश दिया गया कि वो सिर्फ निजी क्षेत्र की कंपनियों को चावल बेचे। लेकिन विडंबना देखिए, एफसीआई ने ई ऑक्शन में 3,86,000 मीट्रिक टन चावल बेचने की बोलियां आमंत्रित की और बोली मात्र 170 मीट्रिक टन के लिए आई। इस चावल का औसत बिक्री दाम 3,175 प्रति क्विंटल आया, जबकि ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 3,400 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए तैयार थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, लेकिन हमारी सरकार कहां हार मानने वाली थी। हमने लोगों के अकाउंट में चावल के बराबर नगद पैसा ट्रांसफर कर दिया। अपनी बदले की राजनीति में भाजपा सरकार दलित, आदिवासी, गरीब के हक को भी स्वाहा कर रही है, पर आपकी ये घिनौनी राजनीति देश देख रहा है। 2024 दूर नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है। भारी बारिश के कारण कई राज्यों में हो रही तबाही के बीच पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की है और हालात का जायजा लिया है। पीएम कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की है और हालात का जायजा लिया। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सभी की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस आपदा के कारण राज्य में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव के कारण कम से कम 28 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोमवार को अपील की है कि लोग अभी घरों में रहें, बाहर ना निकलें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में 1982 के बाद रविवार को जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के मद्देनजर दिल्ली और इसके आसपास के एनसीआर शहरों गुरुग्राम और नोएडा में सभी स्कूल आज बंद हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में और अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। इस बीच रामबन में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण सोमवार को लगातार तीसरे दिन जम्मू से अमरनाथ यात्रा निलंबित रही। व्यापक बारिश और भूस्खलन के बाद शुक्रवार को यात्रा स्थगित कर दी गई थी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत रावत के पैर धोकर चुनाव से पहले आदिवासी वोटर्स को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब असली और नकली पीड़ित को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पीड़ित की जगह किसी दूसरे शख्स को मुख्यमंत्री से मिलवाने भोपाल ले जाया गया। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए दावा किया है कि सीधी पेशाब कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। शिवराज ने किसी और के पांव धोने की नौटंकी की, असली पीड़ित लापता है क्या? शिवराज जी, इतना बड़ा षड्यंत्र मध्य प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। बता दें, वीडियो में दशमत रावत बता रहे हैं कि वीडियो में वो नहीं है। वो बताने के लिए थाने भी गए थे कि वीडियो में वो नहीं है। दशमत रावत ने कहा, ये अपने आप हमको फंसाए हैं प्रवेश शुक्ला। वीडियो में जी न्यूज के संवाददाता दशमत रावत से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मीडिया कर्मी ने आगे सवाल पूछा, आपने वो वीडियो देखा है? जवाब में दशमत ने कहा, हमने वो वीडियो देखा है और तब भी कह रहे थे कि हमारा वीडियो वो नहीं है। बता दें, मध्य प्रदेश के सीधी में प्रवेश शुक्ला नामक शख्स ने एक आदिवासी पर पेशाब किया था। आदिवासी का नाम दशमत रावत बताया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत रावत को बुलाया और उनके पैर धोए, शॉल और श्रीफल देकर दशमत को सम्मानित भी किया। तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाया गया। घर पर बुलडोजर भी चला दिया गया। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आया है। ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति दशमत रावत नहीं है। दशमत रावत भी यही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एक तबका यही कह रहा है कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति कम उम्र का लग रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर सीधी के पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार वर्मा ने आज तक को बताया कि कुबरी गांव में हुई अपमानजनक घटना के पीड़ित यानी दशमत रावत को ही मुख्यमंत्री आवास ले जाकर सम्मान दिलाया गया था। महाराष्ट्र की सियासत में पवार गेम अभी भी जारी है। जहां भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ शिंदे सरकार से हाथ मिला लिया, वहीं शरद पवार का कहना है कि एनसीपी पर उनका हक है। लेकिन अब धीरे धीरे खेल बदलता हुआ दिख रहा है। अजीत पवार के साथ दूसरे पाले में गए विधायक फिर से शरद पवार की ओर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले की वाई विधानसभा सीट से विधायक मरकंद जाधव पाटिल तीसरे विधायक हैं जिन्होंने एक हफ्ते में अजीत पवार का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले रामराज नाइक, निम्बालकर और दीपक चौहान भी अजीत पवार का साथ शरद पवार के लिए छोड़ चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तीखा विरोध किया है।
एसजीपीसी अध्यक्ष एचएस धामी ने कहा है कि ये सिखों की अलग पहचान व मर्यादा को मौजूदा हुकूमत की खुली चुनौती है। सिख कौम इसे हरगिज मंजूर नहीं करेगी। यूसीसी का एकजुट होकर पूरे देश के सिख विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अन्य अल्पसंख्यकों को भी इस विरोध में शामिल करेंगे। धामी की अगुवाई में शनिवार देर शाम एसजीपीसी की एक विशेष बैठक समान नागरिक संहिता के विरोध पर बुलाई गई। अध्यक्ष सहित तमाम सदस्यों और महासचिव ने इसे लागू करने के प्रस्ताव को सिरे से रद्द कर दिया। कमेटी की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार को एक विरोध पत्र भेजा जा रहा है कि वो जबरन इसे देश पर न थोपे। यूसीसी का पंजाब सहित कई राज्यों में इसे लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस सच को सामने नहीं ला रहा है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 24 जुलाई को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने एक ट्वीट में बताया है कि डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिकबरैक और साकेत गोखले को राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार बनाया गया है। साकेत गोखले को इसी साल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।